अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, इससे पूर्व आपको एक वीडियो पेश किया गया था फ्रांसीसी क्रांति का, जिसके अंतर्गत अगर आपने फ्रांसीसी क्रांति के इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, उसी के अनुसार ये पूरा पाठ दिया गया है। तो शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए सब। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहाँ पर आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट कौन है? लुई 16वां। ठीक है, उसने सेना शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, क्योंकि क्रांति करने के लिए इन्हें हथियारों की ज़रूरत थी और हथियार जो थे वो सरकारी भवनों में ही रखे हुए थे, तो उन्हें लूटना इन्होंने शुरू कर दिया। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और मैंने आपको बताया है बास्तिल का किला वीडियो में, तो बास्तिल का किला जो है वो एक प्रकार की जेल ही है। बास्तिल के किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी केवल संख्या 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। ठीक है, इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में लोगों को बेच दिए गए, जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले पर अधिकार किया, आक्रमण किया और उसमें जितने भी हथियार वगैरह थे वो सब ले लिए और उसके बाद लोगों ने उसे लूट लिया, ढहा दिया किले को, और उसके जो चिन्ह थे, उसके अंदर जो भी चीज़ें मिली थी, उन्हें एक यादगार के रूप में वो लोग अपने अपने पास ले गए। इसके बाद, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती यानी गांव के क्षेत्रों में कई दिनों तक और भी ज़्यादा संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, क्योंकि इस समय जनसंख्या ज़्यादा है और फ्रांस में हालात ख़राब हैं। कर वगैरह व्यवस्था बुरी तरह से ज़्यादा मात्रा में वसूल की जा रही है, जनता से वसूल की जा रही है सबसे पहले तो। इसलिए वहाँ पर जहाँ अन्न नहीं है, वहाँ पाव रोटी की कीमतें और ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दी गई। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति ख़त्म होगी तो लास्ट में राजा लुई और उसकी पत्नी दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, तो फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या नौबत आ गई कि फ्रांस के जो राजा हैं लुई, उसको और उसकी पत्नी को, दोनों को जनता ने फांसी पर चढ़वा दिया। इसके लिए हमें पूरा पाठ का अध्ययन करना होगा। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए देखें। ये आप बास्तिल के किले को देख सकते हैं। जनता ने इस पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त कर दिया और जितने भी इसमें हथियार बारूद वगैरह थे वो सब लूट लिए और यादगार के रूप में अपने पास ले गए। और साथ ही इसमें कुछ अपराधी भी थे, उन अपराधियों को भी जनता ने आज़ाद कर दिया। आगे आइए। अब है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं सदी के समय फ्रांसीसी समाज की स्थिति क्या थी, हालात क्या थे, जनता की जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके लिए हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां बुर्बो राजवंश था और लुई 16वां जो है इस समय राजा है।
लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा है, ठीक है। और गद्दी पर बैठा उस समय केवल जो लुई है उसकी उम्र केवल 20 साल है। कितनी है? 20 साल। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा है और उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की है। और इसी समय उसकी शादी ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी है, मेरी एंतोवेंत, ठीक है। मेरी एंतोवेंत से उसकी शादी हुई। और राज्यरोहण के समय उसने राज्य कोष खाली पाया, यानी कि जब वो गद्दी पर बैठा तो उस समय खजाना खाली था, तो शासन चलाना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। राज्यरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, क्योंकि फ्रांस में बहुत समय से लगातार युद्ध चल रहे थे, जिसकी वजह से खजाना पहले से ही खाली था। और ऐसी स्थिति में लुई 16वें को राजा बनाया गया, तो इसके लिए शासन चलाना बहुत मुश्किल काम था। वर्साई की संधि, वर्साई के विशाल महल और राज दरबारों की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, यानी कि राज दरबार में जो लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन राजा अपने शानो शौकत में कोई कमी नहीं रख रहा था, ठीक है। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में मदद ली। 13 उपनिवेशों को अमेरिका से लिया ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए फ्रांस को। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर करीब कर्जा चढ़ गया। कितना? 10 अरब लिरवे। तो 10 अरब लिरवे का कर्जा चढ़ गया, जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। यानी कुल मिलाकर फ्रांस की माली हालत ख़राब हो चुकी थी। फ्रांस अपने मूल वेतन को ही नहीं चुका पा रहा था और कर्जा ले लेकर और कर्जदार बनता जा रहा था। जहां पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ था, वहां फ्रांस ने 10 अरब लिरवे का कर्ज और ले लिया। अब ये सारा कर्जा जो है ये चुकाएगा कौन? ये सारा कर्जा चुकाएगा आपका पढ़ा लिखा वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, कारीगर, मजदूर लोग चुकाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगी, क्योंकि इतना पैसा उधार था कर्जे के रूप में। तो जो दूसरे देश के लोग थे जिन्होंने पैसा दिया, वो अब ब्याज भी मांगने लग गए। आगे देखिए, फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों, जैसे फ्रांस के लोग अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव में पैसा खर्च कर रहे थे, दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई। यानी कुल मिलाकर सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, अपने नियमित खर्चों, इन सब को चुकाने के लिए सरकार ने क्या करना उचित समझा? टैक्स में वृद्धि करना उचित समझा। पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। इतना ही नहीं, अभी आगे और बाकी है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। कितने? 3 स्टेट में। मैंने वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना है तो आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रांसीसी समाज इस समय 3 वीडियो में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग, जनसाधारण लोग ही कर अदा करते थे। टैक्स केवल तीसरा वर्ग ही चुकाता था, ठीक है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का पद प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। पुराना जो राजतंत्र था, प्राचीन राजतंत्र का जो पद था, उस समय फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता था। आप यहाँ स्टेट समाज को देखिए। जो फ्रांसीसी समाज है, स्टेट जनरल है, वो 3 वर्ग में बटी हुई है। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग, द्वितीय वर्ग कुलीन वर्ग और तृतीय वर्ग है आपका, जिसमें आपके बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये आपके तीनों तीसरे स्टेट यानी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दे दीजिए कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया है वीडियो में कि इसमें ये विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है।
और जो तीसरा वर्ग है उसमें आपके बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, ये सारे तीसरे वर्ग में है, मध्यम वर्ग में है। और सारा जो टैक्स है, बढ़ा हुआ टैक्स भी है, ब्याज भी है, वो सब का सब फ्रांस की जो सरकार है इसी वर्ग से वसूल कर रही है, इसी वर्ग से वसूल करेगी। आगे देखिए चित्र दो में स्टेट का मतलब है समाज, यानी फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, फ्रांस की वर्ग व्यवस्था को दिखाया गया। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत थी। ऐसे किसान थे, 90% किसान थे, लेकिन ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर काम करके और पैसा कमाते थे। 60% ज़मीनों पर, 90 में से 60% जो ज़मीनें थी उस पर कुलीनों का अधिकार था, चर्च का अधिकार था, तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कुछ लोग जो ज़मीन के मालिक थे 60% ही थे वो। प्रथम 2 स्टेट, ध्यान दीजिए यहाँ से, प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये जो 2 विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे, इनको राज्य से दिए जाने वाले करों में छूट दी गई थी। किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इनको भरना नहीं पड़ रहा था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती अधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर भी वसूल करता था। कुलीन वर्ग सामंती कर जो है वो किसानों से वसूल करता था। तो एक टैक्स ये हो गया, सामंती टैक्स भी हो गया आपके लिए। ठीक है, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों में काम करना, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में काम करना, ये सब मदद करने के लिए वो बाध्य थे। तो सामंती टैक्स जो है वो इस प्रकार से वसूल करवाया जाता था। ठीक है, चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, इम्पॉर्टेंट है। टाइद क्या है, हाफेली में आया हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन है, टाइद क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर है। और ये धार्मिक कर कहाँ से वसूल होता है? चर्च भी किसानों से करों का, तो चर्च की ज़मीन पर जो है वो किसानों से लिया जाता था, चर्च के नाम पर टाइद कर वसूल किया जाता था चर्च के द्वारा। ठीक है, ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना ही होता था। तीसरे स्टेट के जो लोग हैं उनको कर चुकाना ही पड़ता था। इन करों में एक और कर है, वो है टाइल। ये टाइल जो है ये प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है ये। और प्रत्यक्ष कर है, किन चीज़ों पर डायरेक्ट लेते थे इसको? उसके अलावा प्रत्यक्ष तो टाइल तो प्रत्यक्ष कर है, अन्य अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे। अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं वो देखिए। अप्रत्यक्ष कर आपके नमक और तंबाकू जैसी रोज में काम आने वाली, रोज खाने वाली वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर भी लिया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे वर्ग की जनता वसूल करती थी। ठीक है, अब आप कुछ नए शब्दार्थ हैं वो भी देखिए। इस समय फ्रांस में जो मुद्रा है वो है आपकी लिरवे। क्या है? लिरवे। फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। लिरवे को 94 में, देखो 89 में तो क्रांति हुई है, तो 5 साल बाद, 89 में 5 जोड़ो, 5 साल बाद 1794 में ये लिरवे नाम की मुद्रा समाप्त कर दी गई। ठीक है, फिर है आपका तीसरा स्टेट। स्टेट क्या होता है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त कराने वाली श्रेणी, जिसमें समाज के लोग आते हैं, तीनों वर्ग के लोग। सबसे पहला है आपका पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह पादरी वर्ग कहलाता है। टाइद क्या पढ़ा हमने? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स है ये, और कृषि की उपज का 10वां हिस्सा इसके अंतर्गत बराबर माना जाता है। टाइल क्या है? सीधे राज्य को, डायरेक्ट राज्य को पैसा दिया जाता था, और ये सारा टैक्स जनता के द्वारा ही वसूल किया जाता है। ठीक है, अब आप अगले चित्र में आइए। चित्र में आप क्या देख रहे हैं? कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। यानी कुलीन व्यक्ति विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, और उस कुलीन व्यक्ति जो है, ये कुलीन वर्ग जो है वो किसानों से सामंती वर्ग भी वसूल, सामंती जो टैक्स है, सामंती कर भी वसूल कर रहा है। और वो सामंती
कर जो है वो कैसे वसूल कर रहा है? वो वसूल कर रहा है अपने सड़क के निर्माण के कार्यों में मदद करवाकर, घर के कार्यों में मदद करवाकर और छोटे मोटे कार्यों में सेवा लेकर के सामंती टैक्स वसूला जाता था। तो सामंती कुलीन व्यक्ति जो है वो मकड़ा है और शोषण कर रहा है किसान मक्खी का। ठीक है, शैतान को जितना दो। मज़दूर क्या कह रहा है? जो आपका मज़दूर है वो कह रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि किसान बेचारा टैक्स जमा करवा रहा था और राजा कभी भी थोड़े से टैक्स से कभी खुश नहीं होता था। तो वो कहता है कि जितना दो उतना ही इसका लालच और बढ़ता जाता है कि और लेकर आओ। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू ज़मींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं है। बस रखो और चले जाओ। इसके बाद हम पढ़ेंगे चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में ही क्यों चित्रित किया? क्योंकि मकड़े और मक्खी, कुलीन व्यक्ति जो है उसे किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, किसानों की माली हालत से कोई मतलब नहीं है। उसका काम है किसान का शोषण करना, टैक्स पूरा लेना, चाहे साम दाम दंड भेद चाहे जो भी हो, जिस भी तरीके से लिया जाए लेना है। और किसान जो है वो मक्खी की भांति चिपका है, मजबूर है, उसे देना ही पड़ेगा और शोषण बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसीलिए माली हालत को देखते हुए मक्खी और मकड़े की ये स्थिति यहाँ बताई गई है। सबसे पहले अब एक शब्द आ रहा है आपके सामने, जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लग जाए तो जीविका संकट कहलाता है। यानी ऐसी स्थिति जब न्यूनतम जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम साधन चाहिए अगर वो भी ख़त्म हो जाए और जीवन जीना मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति को जीविका संकट कहते हैं। और अनाम का मतलब क्या होता है? जिसका नाम पता नहीं हो। आइए देखते हैं जीवन का संघर्ष, जीने का संघर्ष। फ्रांस की स्थिति कैसी है इस समय? फ्रांस की जो जनसंख्या है, अगर उसकी स्थिति देखी जाए तो फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 में 2.3 करोड़ फ्रांस की जनसंख्या थी। 1715 की बात है, 2.3 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन 1789 में बढ़कर ये कितनी हो गई है? कहाँ तो ये 2.3 थी और कहाँ ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग और ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा लोग बढ़ गए, जनसंख्या ज़्यादा हुई तो अनाज खाने के लिए अनाज भी चाहिए, तो अनाज की मांग भी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। अधिकांश लोगों का खाना क्या था? पाव रोटी। पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हो गई। अब समस्या ये है कि जिसके पास पैसा है वही पाव रोटी खरीद सकता है और बाकी लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी तो उन्हें रोटी के लिए भी जीविका संकट पैदा हो जाएगा। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियां तब और ज़्यादा बदतर होती जाती हैं जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। यानी कि स्थिति, किसान जो भी पैदावार करता था वो ओले की वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती थी और रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो जाता था। ऐसे में जीविका संकट इसी को कहा गया कि किसान थोड़ी बहुत मजदूरी करके और खेती करके जो जीविका अपने साल भर के लिए जो खाना तैयार करता था वो भी ओले पड़ने की वजह से फसल खराब हो जाती थी और किसान का टैक्स किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं होता था। तो ऐसे में जो थोड़ा बहुत भी वो पैदावार करता वो सब उसे टैक्स के रूप में राजा को वसूल करवाना पड़ता था। प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में ये बातें काफ़ी आम थे। आगे देखिए, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ उसको देखिए। सबसे पहले खराब फसल खराब हो गई। ठीक है, फसल खराब हो गई तो अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएगा। फसल खराब हो गई तो पैसे नहीं आएंगे, है ना? तो पैसे नहीं आएंगे तो फिर वो खाने के लिए पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। उसके बाद जब पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, भूखे रहेंगे तो महामारी घेर लेगी और महामारी घेर लेगी तो व्यक्ति मर सकता है। ऐसे में
जीविका का संकट पैदा होता है। आगे आइए, अब सबसे पहले हम देखेंगे उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की। जब जीविका संकट आ गया, खाद्यान्नों में फसलों में ओले गिर गए, तो फिर ऐसी स्थिति में किसान अपना टैक्स नहीं दे पा रहे थे और सामंती लोग और कुलीन वर्ग जो है वो किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनते थे। तो ऐसे में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अब वो पैसा नहीं है और ऐसी स्थिति में वो लोग मिलकर के राजा के सामने अपने मांगे रखेंगे। पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जो किसान, कारीगर, व्यापारी, व्यवसायी और वकील, डॉक्टर, मजदूर, ये लोग अब जो पादरी वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है उनके विशेष अधिकारों को समाप्त करने की मांग रखेंगे और चाहेंगे कि जो टैक्स है वो तीनों वर्ग बराबर देंगे। मध्यम वर्ग ही ये वर्ग ये क्यों वसूल करे, क्यों दे, इस बारे में अब ये कल्पना करने लगेंगे कि इन वर्गों की जो विशेष अधिकार है, कोई भी टैक्स नहीं देते ये लोग और सारी सुविधाएं इनको मिल रही है, तो इनका विशेष अधिकारों का अंत करने के लिए अब ये राजा के सामने विशेष अधिकारों की मांग करेंगे कि इनको ख़त्म करवाओ। पहले भी कर बढ़ने और अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। पहले भी लोगों ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बदलाव लाने के लिए कोशिश की थी, मांगे की थी, मगर उनके पास कोई साधन और कोई कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। ठीक है, यानी कि तीसरे वर्ग में भी कुछ लोग थे जो पैसे वाले थे, शिक्षित थे और समृद्ध थे। वो लोग चाहे तो इस प्रकार से विशेष अधिकारों का अंत कराने में मदद कर सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ और ये नया सामाजिक वर्ग जो है वो क्या बनकर आया? मध्यम वर्ग के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ये नया सामाजिक वर्ग कहाँ से आया? ये नया सामाजिक वर्ग जो है वो समुद्र पार जाकर व्यापार करता था, ऊनी वस्त्रों को बेचते थे, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करता था। इसकी वजह से इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, संपत्ति अर्जित हो गई और यही अमीर वर्ग तीसरे वर्ग में समृद्ध किसान वर्ग कहलाया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यानी इसमें पढ़े लिखे लोग आ गए थे, वकील है, डॉक्टर है, ये सब लोग, कुछ पैसे वाले लोग और कुछ वकील, डॉक्टर जो पेशे वाले लोग हैं वो लोग भी अब तीसरे स्टेट के अंदर आने लग गए। ऐसा माना जाता है सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है अब ये बात कर रहा है कि समाज के किसी भी वर्ग के पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, समाज में सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा इन समृद्ध पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों का मानना था, जिसमें समाज के डॉक्टर, पेशेवर, वकील ये सब आ गए थे और ये धीरे धीरे समाज में क्रांतिकारी काम करना शुरू हो चुके थे। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। ये पढ़ा लिखा वर्ग जो है अब ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है वो पैसा नहीं होना चाहिए बल्कि वो उसकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के आधार पे उसे काम मिलना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन जोक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अब कुछ पढ़े लिखे दार्शनिक लोग हैं जिसमें जॉन लोक और रूसो हैं। ये लोग किताबें लिखते थे और इन्होंने अपनी किताबों में अपने विचार दिए, जिसमें इनके विचार थे स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसर। सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए और सबके लिए समान अवसर होने
चाहिए। इन बातों को ये लोग बोलते थे और इन्होंने ये सारी तथ्य दार्शनिकों ने अपने तथ्य अपनी पुस्तकों में लिखे, जिसे पढ़े लिखे वर्ग ने पढ़ा, जिससे उनकी सोच और ज़्यादा मजबूत हो गई। सबसे पहले देखिए, अपने बुक का नाम है आपके यहाँ पे, बुक का नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लिखा गया है, जॉन लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, वापस बोली हूँ, दो जो दार्शनिकों के नाम हम बोल रहे हैं उसमें जॉन लोक ने अपनी किताब है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, आपको बोल सकते हो आप भी टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें जॉन लोक ने क्या लिखा है कि राजा जो है वो देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है, कि राजा एक देवता है और उसके पास निरंकुश अधिकार है। इस सिद्धांत का खंडन जॉन लोक ने किया। उसके बाद आपका आता है रूसो। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो की बुक का नाम ही है सोशल कंटेंट, यानी सामाजिक अनुबंध। ठीक है, तो रूसो ने सामाजिक अनुबंध के आधार पर सरकार का प्रस्ताव रखा। फिर आपका आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या नाम है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कानून की आत्मा। इस रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन कर देना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने की जो किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें लिखा हुआ है कि जो काम है उसे बांट देना चाहिए। किसमें? व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। व्यवस्थापिका का काम क्या है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं आप लोग। व्यवस्थापिका का मतलब है कानून बनाना, तो व्यवस्थापिका कानून बनाएगी। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, तो कार्यपालिका कानून को लागू करेगी। और न्यायपालिका का काम है स्वतंत्र होकर न्याय करना। तो मॉन्टेस्क्यू ने यही कहा कि आप जो है सत्ता को 3 भागों में बांट दो, सरकार को 3 भागों में बांट दो, जिससे ये काम और आसान हो जाएगा। और किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ नहीं होगी, वो तानाशाही नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों, कितने? संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार वहाँ पर बनी। अमेरिका में 13 उपनिवेश लेकर ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर लिया था अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने, 13 उपनिवेश, छोटे छोटे उपनिवेश का मतलब है इन्वेस्टमेंट करने वाले छोटे छोटे क्षेत्र, जहां अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता था। तो 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को अलग कर लिया, आज़ाद कर लिया ब्रिटेन से, क्योंकि वो ब्रिटेन के साथ व्यापार चलता था उनको। तो 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद कर लिया अमेरिका में। तो वहाँ पर इस प्रकार का मॉडल बनाया गया। 3 प्रकार के अंग बांटे गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सरकार को काम को बांट दिया गया। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। फ्रांस में जो राजनीतिज्ञ थे, चिंतक थे, उन्होंने अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्ति के अधिकारों के लिए जो गारंटी दी गई, उससे वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण रूप से मानते थे। फ्रांसीसी लोग अमेरिका के संविधान को मानने लग गए थे, व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी को एक प्रेरणा के रूप में मानने लग गए थे। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों, सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस, यानी कि कहीं पर भी ये दार्शनिक लोग कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते वक्त, सैलून में, नाई की दुकान में, यहाँ पर जहाँ पर भी इनको टाइम मिलता वहाँ बैठ कर के ये लोग बहस करते थे। उसके अलावा ये जो दार्शनिक लोग हैं, जॉन लोक और रूसो, इन्होंने पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से भी इनकी बातों का व्यापक प्रसार किया। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर शोर से पढ़ा जाता था, ताकि अगर कोई अनपढ़ भी है तो वो सुन करके भी इन बातों को समझ सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। इसी समय जो राजा है हमारा राजा लुई 16वां जो है, वो राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। लोगों को पता चला कि राजा लुई जो है वो फिर से नए टैक्स बढ़ाने की सोच रहा है,
तो ये बात जब अखबार के ज़रिए या जनता में जिस प्रकार से भी आई, तो लोगों को जब ये पता चला तो जो मध्यम वर्ग है उसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा। और अब ये मध्यम वर्ग डिसीजन लेगा कि हमें विशेष अधिकार समाप्त कराने होंगे। आगे देखिए, प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृतांत।